जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। यहाँ पे अभी जो इंटर लेवल का जो एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी कंडक्ट की गई है और इसका जो एग्ज़ाम देने से पहले जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया है पिछले विगत वर्षों में, उसको अगर आप जान लेंगे, उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत आसानी होगी तैयारी करने में। तो अभी दो प्रैक्टिस सेट या फिर कहे कि दो प्रश्नों का हमने ये करवा दिया है। आज ये तीसरा देखिए कि 2015 में जो बीएसएससी के द्वारा द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का ये पूछा गया है, उसका आज देखना है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे आज पहले इसके प्रश्न से। तो पहला तो ये मैथ का है। मैथ और रीजनिंग का अपने से देख लेंगे क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ वहाँ पे टाइम जितना ज़्यादा बचा सकेंगे वही आपको इसमें ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसमें भी बहुत सारे प्रश्न अभी आपको स्टार्ट में ही इसमें दे दिया गया है, मैथ और रीजनिंग के सवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। जो फर्स्ट जीके जीएस का जहाँ से शुरू है, जीके जीएस का देखिए आपको यहाँ से शुरू है। ये अब आपको शुरू है, देखिए यहाँ पे कि हरे रंग का प्रकाश पदार्थ जो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्योंकि इसमें 150 प्रश्न होते हैं तो आपको कभी आपको ये जो है जीके जीएस स्टार्ट में दे दिया है और कभी लास्ट में ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे 64 नंबर से शुरू है। अब अगला है कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल में। साइलेंट वैली या मूक घाटी जो है केरल राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कोडरमा की घाटी आपको झारखंड में स्थित है। कोंकण तट पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है। कोरोमंडल तट पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग है। झुमड़ी तलैया झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोवा किस नदी पर अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी हो जाएगा। गोवा मांडवी नदी पर अवस्थित है। और पेन्नार जो नदी है नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलकर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ताप्ती नदी के बारे में अगर कहा जाए तो ये बैतूल जिले के मूल ताप्ती अर्थात या फिर कहें मुल्ताई से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में जो है स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। अगला प्रश्न देख लेंगे कि शुष्का कोप में जो है मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी हो जाएगा। शुष्काक्षिकोप का जो मनुष्यों में या फिर कहते हैं सूखा रोग इसे कह सकते हैं, का जो प्रकोप है विटामिन डी की कमी से होता है। अगर विटामिन डी के का जो कमी से और कुछ पूछा जाए कि बीमारी, तो वे रिकेट्स होगा, अस्टोमैलेशिया हो जाता है। अगर विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो ये आपको कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में जो उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल की सहायता से होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत मछली यकृत है और तेल है, दूध, अंडे इत्यादि हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी अनिवार्य है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो इस प्रश्न का यहाँ पर जो दिया गया है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के परिणाम क्या हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल क्षय या मरास्मस हो जाएगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बाल क्षय अर्थात या मरास्मस कह सकते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोरकर एवं मरास्मस आदि रोग हो जाता है। क्वार्सियोरकर में जो है बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है, पेट बाहर की ओर निकल जाता है। और मरास्मस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है।
प्रोटीन संवहन जो है अनुवांशिकी, जैविक आदि क्रियाओं में सहयोग करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका के कैंप में हो जाएगा। अंटार्कटिका के कैंप में जी का मान सर्वाधिक होगा, अर्थात अंटार्कटिका ये आपको ध्रुव पर जो भी होंगे दोनों, या फिर साउथ हो या नॉर्थ हो, तो वहाँ पे जी का मान अधिक होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घट जाता है। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुव पर अधिकतम होता है। जी का मान जो है सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। जी का मान पृथ्वी के सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज या अग्नाशय। शरीर के पैनक्रियाज या अग्नाशय की खराबी से मधुमेह रोग होता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है एवं यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय से स्रावित इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है। अग्नाशय में इंसुलिन के अल्प स्राव से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन के अति स्राव से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन की जो खोज है बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा 1921 में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, इबोला क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इबोला एक वायरस है। इबोला जो है अफ्रीका महादेश में लीबिया, चाड, कांगो बेसिन आदि क्षेत्रों में शुरू हुआ था। इबोला फाइटर को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2014 चुना, इबोला फाइटर को चुना गया था इसमें। चूंकि ये 2015 का प्रश्न है इसीलिए ये 2014 का इसमें ये करंट में ये दिया गया है। स्वाइन फ्लू भी जो होता है वायरस से फैलने वाला रोग है। अगला देख लीजिए कि घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में व्याप्त हो सकता है। समुद्र से स्थल की दूरी बढ़ने से भूमिगत जल में आयोडीन की मात्रा कम होती जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में इन्हीं कारणों से भूमिगत जल में आयोडीन की मात्रा कम पाई जाती है। घेंघा रोग प्रायः समुद्र तटीय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। घेंघा रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। थायरॉक्सिन की कमी से जड़ मानवता, मिक्सिडमा, हाइपोथायरोडिज्म इत्यादि रोग हो सकते हैं। थायरॉक्सिन की आधिक्य से टॉक्सिन ज्वाइटर, एक्सोथैल्मिया इत्यादि रोग होते हैं। थायरॉक्सिन जो है पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यकृत हो जाएगा। विटामिन ए जो है सॉरी इसमें विटामिन डी नहीं विटामिन ए है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, यकृत हो जाएगा। विटामिन ए मुख्यतः यकृत में संग्रहित होता है और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 kg होता है। पित्त का स्राव जो है यकृत द्वारा ही होता है। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों तथा रुधिर के अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाती है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मृत आरबीसी को नष्ट जो है यकृत के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइलेरिया। मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है फाइलेरिया रोग का वाहक है। फाइलेरिया रोग फाइलेरिया बैंक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग में पैरों में या वृषण कोशों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। इस रोग को हाथी पांव या एलिफेंथेसिस भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समान वायुमंडलीय दबाव।
समदाब रेखाएं समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती हैं। समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। समताप रेखा मानचित्र पर जहाँ पे समान तापमान वाली रेखाएं मिलाने वाली जगह को कहते हैं। समलवन रेखा वह रेखाएं होती है जो मानचित्र पर समान लवणता वाली रेखाओं को मिलाने से बनती है। सम वर्षा अगर पूछा जाए तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को समवर्षा रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी हो जाएगा। लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ की रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। लूनी नदी में लवणता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गला हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि गला में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथियां है। थायराइड हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। यह रक्त में शर्करा, कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड की मात्रा को कम कर देता है। यह लाल रक्त कोशिका के निर्माण को बढ़ाकर रक्त अल्पता की जो कमी को है यह रोकथाम करता है ये, और यह हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृत्तियों को भी नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड। जैसा जानते हैं हम लोग कि सोडियम NaCl इसका फॉर्मूला होता है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। समुद्री जल में अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। वान झील में जो है इसकी लवणता 330% है। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाले सोडा का प्रयोग जो है अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग, प्रतिकारक आदि के रूप में किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट जिसे हम NaNO3 के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग डेयरी उत्पादनों के खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तारों का रंग निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उसके तापमान पर। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। तारों के जो रंग का पृष्ठ है, पृष्ठ ताप द्वारा जो है इसका निर्धारित होता है। जिस तारे का जो है पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है, लाल रंग के वे होते हैं। वे तारे जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होता है उसका रंग जो है नीला होता है। सूर्य का अगर पृष्ठ ताप पूछा जाए या फिर सतह का इसका तापमान पूछा जाए तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका रंग पीला होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका हो जाएगा। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो है अमेरिका देश के निवासी थे। ये जो है बोरलॉग के द्वारा जो मैक्सिको में गेहूं की एक उन्नत किस्म विकसित किया गया था। डॉक्टर बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग को 1972 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन होंगे। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव आपको गेहूं पर पड़ा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। आयोडीन टेस्ट का जो प्रयोग है ये आपको कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है। जिस खाद्य पदार्थ में स्टार्च होते हैं उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालकर उसका रंग यदि काला नीला हो जाता है तो इससे स्टार्च की उपस्थिति का पता चलता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति करता है। 1 ग्राम जो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, एक मोनोसैकेराइड होते हैं, दूसरा डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड होते हैं और सेलुलोज पॉलीसैकेराइड होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अगर अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो ये आपको विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, अर्थात कानून के जो हमारा लॉ है उसके समक्ष समानता की बात करता है। अगर अनुच्छेद 15 की बात करें तो ये हमारे जो देश में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये जो 5 प्रकार के जो आधार हैं इसके स्थान पर भेदभाव को निषेध किया गया, अर्थात किसी को भी आप इन 5 कारणों का हवाला देकर आप उनमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 18 की बात अगर किया जाए तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार के वंशगत उपाधि को समाप्त कर दिया गया है। जैसे बहुत सारे जो पुराने राजा वगैरह हुए करते थे और उनका नाम इतना लंबा चौड़ा होता था कि श्री श्री महाराज, महाराजाधिराज, ये सब जो होता था वो सब टाइटल अब हटा दिया गया है। अगर किसी के नाम के पीछे अगर वो कोई टाइटल होता है तो वो एक सम्मान होता है, तो वो आपको पद्मश्री या ये सब होता है वो सरकार द्वारा जो प्रदान किया जाता है, ये इसके एक्सेप्शन है। अगर आपको कोई अगर उपाधि या कहीं से विदेशी द्वारा प्राप्ति होती है तो इसके लिए आपको राष्ट्रपति से उसकी अनुमति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम ये हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो इसका कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होल 2 इंटू H2O हो जाएगा, या CaSO4 इंटू हाफ वाटर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में, पट्टी बांधने में, छतों या एवं दीवारों को चिकना करने में, मूर्ति बनाने में, जैसे किसी का हाथ वगैरह टूट जाता है तो कच्चा प्लास्टर वगैरह जो होता है उसी में इसका यूज होता है। जैसे आपको कुछ और जैसे यौगिक है जो बराबर पूछे जाते हैं उसके सूत्र आपको याद रखने चाहिए। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, इनका NaHCO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 इंटू 10 वाटर होगा। और सोडियम कार्बोनेट का यूज हम लोग कपड़ा धोने वगैरह में यूज करते हैं। पोटास एलम का जो सूत्र है वो K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24 वाटर हो जाएगा। टेबल साल्ट का जो हम लोग नमक का सूत्र अगर पूछा जाए तो इसका सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का, ये हो जाएगा रासायनिक सूत्र, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हॉलिस्टीन फ्रीजियन हो जाएगा। हॉलिस्टीन फ्रीजियन गौ की देसी प्रजाति नहीं है। गाय की अनेक प्रजाति विदेशी है, जिसमें जर्सी काफ़ी लोकप्रिय नाम है। गाय के दूध का उजलापन जो होता है केसिन एवं पीलापन जो है कैरेटीन प्रोटीन के कारण से होता है। भारत में अगर पाए जाने वाली गाय की जो प्रजाति है उसे याद रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। साहिवाल, लाल सिंघी, राठी, कांकरेज, देवनी, नागौरी, निमाड़ी, सीरी, मेवाती, हल्लीकर, भगनारी, कंगयाम इत्यादि है। हॉलिस्टन जो है गाय की नस्ल डेनमार्क की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित की गई है। इसकी गणना कब से की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के अधीन ग्राम पंचायत की गणना जो है ग्राम पंचायत की जो पहली बैठक की तिथि से की जाती है, जो 5 वर्षों के लिए होता है। साधारणतया ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। नगर पालिका और पंचायती राज के सदस्य 5 वर्षों के पश्चात जो है अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। ये पहले भी दे सकते हैं, पहले भी दे सकते हैं। यदि त्यागपत्र के बाद जो है शेष अवधि 6 महीना से कम हो तो चुनाव समय पर होगा 5 वर्ष के लिए। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अगर चुनाव में 6 महीना शेष है, अगर उस समय अगर आप ये त्यागपत्र देते हैं तब इसके लिए कोई चुनाव नहीं होगा। अगर उससे पहले कोई देता है, जैसे कोई 4 साल पे दे दिया, 3 साल पे, तो इसमें दोबारा चुनाव होगा, उसके लिए रिक्त पद माना जाएगा। वो 6 माह से अधिक अवधि तक कोई भी पंचायती राज के जो सदस्यों का पद खाली नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये
राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो ये जो होता है कि जैसे राज्यसभा को यह अधिकार अनुच्छेद 249 के अंतर्गत प्राप्त है कि एक बार ऐसा प्रस्ताव पारित होने पर यह जो है 1 वर्ष तक राज्य सूची पर जो है संसद कानून बना सकता है। राज्यसभा 1 से अधिक वर्षों तक जो है ऐसे आशयों का प्रस्ताव पारित कर सकता है। राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधि सभा है, जिसमें राज्यों ये से जो है राज्यों के हित की ये सभा मानी जाती है। इसे हम लोग संसद में जो है उच्च सदन के रूप में भी जाने जाते हैं और यह एक अस्थाई सदन है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखिए कि ये जो है जैसे कि कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, तो ये सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24 होती है, ये भी सही है। और ये देखिए राष्ट्रीय प्रतीक लौड़िया नंदनगढ़ के सिंह जो है प्रतीक जो है लौड़िया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, ये गलत है। ये जो है आपको यही आंसर इसका सही होगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा जा रहा है। और राष्ट्रीय धुन का जो है 52 सेकंड, ये भी सही है। तो सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंहों को जो निरूपित किया गया है और सारनाथ स्तंभ जो है अशोक के सबसे सुंदर और सुरक्षित स्तंभ के रूप में जाना जाता है। और राष्ट्रीय प्रतीक जो है सारनाथ स्तंभ से लिया गया, न कि लौड़िया नंदनगढ़ से। अब इसमें जो है जैसे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है और भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को भी अपनाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जनमत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का क्या प्राप्त हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1/6 से कम मत प्राप्त हो। अर्थात लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि जो होता है वह तब खो देगा जब उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। अर्थात अगर जैसे कि कोई मतलब यहाँ पर वैध मत का अर्थात होता है कि कुल गिने जाने योग्य मत से जो मत नहीं गिने जाने योग्य होते हैं उसे अवैध मत कहते हैं। अब जैसे आपको थोड़ा सा उदाहरण के लिए बताएं कि जैसे अगर 100 कोई टोटल वोट है जिसमें से 5 वोट अगर आपको रद्द कर दिए गए हैं, तो अगर इसमें से 10 वोट रद्द कर दिए गए तो अब उसमें से 90 वोट जो है वैध माने जाएंगे। तो वैध मतों का अगर 1/6 से कम को यानी कि अर्थात 15 से भी किसी को कम आया तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। लोकसभा में विरोधी दल होने के लिए कुल सदस्यों की संख्या 10% सदस्य होना अनिवार्य है। निर्धारित कोटा का अभिप्राय है कुल मतों की प्रतिशत जो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे या मुंबई हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और बॉम्बे के जो है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी। इस बैठक में 72 व्यक्ति सम्मिलित हुए थे, अर्थात 72 सदस्य। राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। और ये जो है आपको उस समय जो है इनका जो जनक माना जाता है या इनके संस्थापक माने जाते हैं डॉक्टर A.O. ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड सिविल अधिकारी थे और इसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है और इसे पक्षी वैज्ञानिक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर के समय हुई या फिर किस वायसराय के समय हुई, तो इसकी जो स्थापना है लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। और अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1948 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। जयपुर कांग्रेस की अध्यक्षता जो है पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 55 हो जाएगा। जैसा कि अभी सभी लोग जानते हैं कि एक राजनीतिक दल के पास विपक्ष का नेता होने के लिए कुल लोकसभा सदस्यों का 10% होना अनिवार्य है। तो भारत के राजनीतिक इतिहास में सर्वप्रथम 1969 में विपक्षी दल को मान्यता दी गई थी।
भारत में प्रथम विपक्षी दल का नेता राम सुभग सिंह जो 69 से 70 तक रहे। 1977 में जनता दल सरकार ने विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया था। ग्रेट ब्रिटेन में विपक्षी दल को भविष्य की सरकार या छाया सरकार कहा जाता है। वर्तमान में संवैधानिक दृष्टि से कोई विपक्षी दल नहीं है, लेकिन कांग्रेस को विपक्ष का नेता माना जाता है। 52 सीट जो है लोकसभा में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हालांकि होना चाहिए 55 लेकिन 52 है, तो इसीलिए उनको विपक्ष का नेता माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 7 दिनों के बाद। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित रूप में जो है आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के 7वें दिन के बाद से त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। सदस्य जो है 5 वर्षों से पूर्व भी त्यागपत्र दे सकते हैं। ग्राम पंचायत का स्थान रिक्त होने पर नए सदस्य शेष अवधि के लिए चुने जाते हैं। मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज अधिकारी को दे सकते हैं। यदि 7 दिनों के अंदर वापस नहीं लिया जाता है तो त्यागपत्र एक्सेप्ट या फिर स्वीकार माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न कराए गए। 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया और 13 मई 1952 से पूर्व जो है हमारी संविधान सभा संसद के रूप में कार्य कर रही थी। 16वीं लोकसभा का गठन अगर पूछा जाए तो ये हालांकि देखिएगा कि ये 2015 का पूछा गया है, इसीलिए ये 14 के क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर पूछे गए हैं। अगर अगला देखा जाए 17वीं लोकसभा जो 19 से 24 है, ये अभी वर्तमान में कार्यरत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा के गठन के संबंध में उपबंध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनरेगा कार्यक्रम में जो है मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात अर्थात खर्च का अनुपात क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 75 और 25 का है। तो मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य का अनुपात 75 और 25 का है। नरेगा जो है यूपी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य अकुशल ग्रामीण श्रमिकों की रोजगार को गारंटी प्रदान करना है। नरेगा योजना जो है 2 फरवरी 2006 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा हो गया। अगर पूछा जाए इसकी शुरुआत आपको तो ये आपको 2 फरवरी 2006 से शुरू हुआ था और ये मनरेगा हुआ आपको 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित रही? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हो गई। 1962 ईस्वी का जो है भारत चीन युद्ध और 1965 ईस्वी में जो है भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध। 1965-66 में भारी अकाल और सूखा पड़ा, जिसके पश्चात जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना इससे प्रभावित रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल जैसा कि मानते हैं हम लोग कि 61 से 66 रहा है। 66 से 69 के बीच हम लोग 3 जो है एक वर्ष की जो है इसे योजना जो है इसको 1 वर्षीय योजना लगातार 3 योजनाएं लाई गई, जिसे योजना अवकाश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है शाहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। बिहार में किसान सभा की स्थापना बिहटा में स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा 1928 ईस्वी में की गई थी। और अगर बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर 17 नवंबर 1929 में किया गया। अखिल भारतीय अगर किसान सभा की बात पूछा जाए तो इसकी प्रथम बैठक अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अगर पूछा जाए कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की है तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती और इसके महासचिव NG रंगा को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा को चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीनबंधु मित्र हो जाएगा।
1860 में प्रकाशित ये जो है नील दर्पण नील की खेती करने वाले की जो है दुर्दशा को चित्रित करता था। और नील दर्पण के जो लेखक है दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण 1859 ईस्वी में दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। और नील दर्पण में जो है बंगाल के नील कृषकों की गाथा है। नील कृषकों के ने जो है 1860 से 70 के दशक में भारी आंदोलन किया। कृत्रिम नील सर्वप्रथम जर्मनी के द्वारा बनाया गया 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति या कमेटी का। बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध जो है 1957 में ये बनी और इसका ये संबंध पंचायती राज से है। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायती राज की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सर्वप्रथम सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। राजीव गांधी सरकार के द्वारा 64वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की ये देने से संबंधित था। अगर राष्ट्रीय प्रसार सेवा अगर पूछा जाए तो 2 अक्टूबर 1953 को प्रारंभ किया गया। और 73वां संविधान संशोधन जो कि आपको 24 अप्रैल 1993 से संबंधित है, ये आपको उस दिन जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। तो इसके बारे में आप डिटेल में लिखेंगे कि पंचायती राज दिवस कब से मनाया जाता है। 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें राजीव गांधी के द्वारा जो इसमें दिया गया है कि 64वें संविधान संशोधन विधेयक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोक भागीदारी। ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में इसका जो शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है ये विकास कार्य में लोगों की सहभागिता पर ये आधारित था ये। और इस कार्यक्रम की जो है शुरुआत आपको है अमेरिका के सहयोग से किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में प्रखंड को विकास कार्यक्रम का केंद्र बनाया गया था और ये योजना हालांकि सफल नहीं रह पाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रीड़ा प्रशिक्षण से हो जाएगा। अर्थात किसी भी खेल में जो भी व्यक्ति प्रशिक्षक की भूमिका में रहते हैं उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार उसी क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी से की गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसके द्वारा जो है कोच के रूप में उनके बेहतर भूमिका उनके द्वारा निभाई जाती है। द्रोणाचार्य जो है हालांकि इनका जो लिया गया है ये महाभारत में जो है ये महान गुरु थे ये। अर्जुन पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो ये 1961 से दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये 1992 से दिया जाता है, जिसका नाम अब जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत जो है 2002 से किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर माना जाता है। और अगर हॉकी के बारे में ही पूछा जाए तो हॉकी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल है। भारत ने ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक हॉकी में ही प्राप्त किए हैं। भारत हॉकी का स्वर्ण पदक जो है अंतिम बार 1980 में मॉस्को ओलंपिक में प्राप्त किया। अगला प्रश्न देख लेंगे, मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस हो जाएगा। मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी मनीला है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में 1958 से प्रदान किया जाता है। अगर अभी हाल ही में अगर ये जाना जाए तो ये 2019 में यह पुरस्कार रवीश कुमार को पत्रकारिता तथा 2008 में जो है भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक को समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया था।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कतर में। हालांकि ये उस समय का जो एग्ज़ाम था 2015 का, तो इसलिए ये पूछा गया है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका हो जाएगा। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महादेश में अवस्थित है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग जो है 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का जो है मरुस्थल थार है। थार मरुस्थल आपको 2,60,000 वर्ग किलोमीटर में है और ये भारत और पाकिस्तान के मध्य फैला हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये स्केच होगा यहाँ पे। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप का जो संबंध है आपको फुटबॉल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर फुटबॉल हो जाएगा। और फुटबॉल से संबंधित जैसे कुछ और ट्रॉफी हैं, डीसीएम ट्रॉफी, रोबर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष राय ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी, मर्डेका ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगर बैटन कप से पूछा जाए तो सिंधिया कप, नेहरू ट्रॉफी, मरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, रंगास्वामी कप इत्यादि है। जैसे कुछ भी अगर दूसरे से हो तो इससे पूछा जाता है प्रश्न बराबर, तो इसका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2014 का ये 15 का प्रश्न है, इसीलिए ध्यान रखेंगे 14 के बारे में ये पूछा गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ मलाला यूसुफजई को भी दिया गया था। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम हो जाएगा। ये जो है असम का है। बिहू जो है वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। बिहू जो है असम के कछारी जनजातियों के द्वारा आयोजित किया जाता है। काठी, जांगा, बाउल, कीर्तन आदि जो है पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है। पोंगल तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ओनम केरल का हो जाएगा। रंगोली महाराष्ट्र का, मेहंदी राजस्थान का और चौक पुरना उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लीमा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यूक्रेन हो जाएगा। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है यूक्रेन में अवस्थित है। 1986 ईस्वी में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में जो है भारी हानि उठानी पड़ी थी, वहाँ पर ये दुर्घटना हुई थी। और चेरनोबिल परमाणु संयंत्र का जो छत है, इतना ये विस्फोट हुआ था कि उसका जो छत है वही पिघल गया था। और ये आपको यूक्रेन में स्थित है। और इसके बारे में जैसे कुछ और जाना है, 1979 में अमेरिका की जो है 3 माइल कंपनी जो है, इसका जो परमाणु संयंत्र में भी भारी क्षति हुई थी। तो ये सब कोई पॉइंट है, याद रखना इसे ज़रूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना कब हुई? तो ये मार्च 2011 में हुआ था। तो ये सब जो कोई, अगर भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो ये 1948 में हुआ और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे कि जापान की मुद्रा क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी येन हो जाएगा। जापान की मुद्रा येन है। मोरक्को की मुद्रा दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है। ग्रीनलैंड की मुद्रा क्रोन है। रूस की मुद्रा रूबल है। यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो है और पेरू की मुद्रा न्यू सोल है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? तो ये हालांकि उस समय का जो प्रश्न है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नीलोफर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अभी हाल का जो जैसे कुछ चक्रवात आया है 2021 में, जो भारत को प्रभावित करने वाले चक्रवात है उनका नाम जान लीजिए। तौकाते हो जाएगा, निसर्ग हो जाएगा, यास इत्यादि है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान उनके द्वारा लिखी गई है। खुशवंत सिंह ने जो है बैरियल एट सी भी लिखी है। खुशवंत सिंह भारत के चर्चित पत्रकार थे जिनकी मृत्यु हाल ही में हो गई। मुल्कराज आनंद के द्वारा कुली, कॉन्फेशन ऑफ अ लवर, द डेथ ऑफ अ हीरोज जैसी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम हो जाएगा।
विंग्स ऑफ फायर हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई है, इनके द्वारा ये पुस्तक। इनकी अन्य पुस्तकें हैं जैसे इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया विजन 2020। इनको जो है हम लोग भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपति में जानते हैं और इन्हें मिसाइल मैन के रूप से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई, इसकी या फिर भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू है। इनको उन्होंने जब ये अहमदनगर के जो किला में कारावास के दौरान इनके द्वारा लिखी गई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई। और अगर कुछ अन्य पुस्तकों के बारे में जाने तो व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो है फर्स्ट पर्सन पुस्तक लिखी गई। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई। मैक्सिम गोर्की के द्वारा मदर पुस्तक लिखी गई और मिल्टन के द्वारा पैराडाइज लास्ट पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा हो जाएगा। क्यूबा को सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्यूबा में कम्युनिस्ट का लंबी अवधि से शासन है। फिदेल कास्त्रो और उनके भाई राउल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति रहे हैं। अक्टूबर 1962 ईस्वी में क्यूबा संकट USA और रूस के बीच विवाद का कारण बना। भारत में चीनी की सबसे अधिक मिलें जो है महाराष्ट्र में है। गन्ना का अधिकतम उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना का जन्मभूमि भारत को माना जाता है। चीनी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। चीनी उद्योग कृषि पर आधारित स्थानीय कच्चा माल पर आधारित उद्योग है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल का घनत्व जो है किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। जल का अगर घनत्व पूछा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। जल का रासायनिक सूत्र आपको H2O हो जाता है। प्रायः सभी द्रव को गर्म किए जाने पर आयतन बढ़ता है, परंतु 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर जल का तापमान जो है घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन बढ़ना शुरू कर देता है। ठोस एवं पारा में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडलीय जो है वायुमंडल हमारा संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1945 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और UN का जो है अब वर्तमान में जो है 193 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत की आज़ादी के समय वायसराय कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की आज़ादी के समय जो भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने और आज़ादी के बाद जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1857 के समय भारत का गवर्नर जो है लॉर्ड कैनिंग था, जो भारत के प्रथम वायसराय बने। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, A.O. ह्यूम हो जाएगा। A.O. ह्यूम को जो है कांग्रेस के जनक के रूप में जाना जाता है। इसे शिमला का संत या हॉर्मिट ऑफ शिमला के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस शब्द जो है अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ वाद विवाद का स्थल होता है और दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कांग्रेस शब्द का नामकरण किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई पेइताव। म्यांमार की जो राजधानी है नई पेइताव है। नई पेइताव में जो है आसियान सम्मेलन एवं पूर्वी एशिया सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये हालांकि आप ध्यान रखेंगे, ये 2015 का ये प्रश्न है। म्यांमार और भारत का शासन 1935 एक्ट के पूर्व तक साथ साथ चला था। भारत शासन अधिनियम जो है 1935 के द्वारा म्यांमार का शासन भारत से अलग कर दिया गया। म्यांमार के जो है आंग सान सूकी की लोकप्रिय सरकार को सैन्य तानाशाह ने बनने से रोक दिया 1990 में। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भीष्म सहनी हो जाएगा। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म सहनी हैं।
भीष्म सहनी के द्वारा जो है 1973 में ये लिखा गया था। वे बलराज सहनी के भाई थे, जो कि बलराज सहनी जो फिल्म में थे उनके ये भाई थे। प्रेमचंद्र जो है भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार माने जाते हैं। अमृता प्रीतम को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त ये लेखिका के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथन आनंद हो जाएगा। विश्वनाथन आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सर्वप्रथम 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। रानी रामपाल को जो है वो खेल रत्न पुरस्कार 2020, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में जो है 5 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा, कुश्ती क्षेत्र में जो है विनेश फोगाट, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में तथा पैरा एथलेटिक्स में जो है मरियप्पन जो है टी थंगावेलु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो है नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लीमेंट एटली। स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जिनका संबंध लेबर पार्टी से था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे, ये सब याद रखना जरूरी है। प्रथम विश्व युद्ध के समय लॉर्ड जॉर्ज प्रधानमंत्री ब्रिटेन, ये जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और ब्रिटेन के अगर प्रथम प्रधानमंत्री की बात की जाए तो रॉबर्ट वालपोल हो जाएगा, जो विश्व के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये याद रखेंगे कि ये उस समय का प्रश्न है 2015 का। तो इसमें जो पूछा गया है तो इसका जो आंसर दिया गया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रघुराम राजन दिया गया है, जो उस समय के हिसाब से है। वर्तमान में जो है हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है, ये आपको 2018 से शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास से पूर्व जो है उर्जित पटेल थे आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के बारे में अगर कुछ जाने तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई की जो स्थापना है यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर की गई थी। अब इसके अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का ये भी देखिए कि उस समय 2015 का है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उस समय का है ललिता कुमार मंगलम। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका जो गठन है 1992 में किया गया है। और इसका अगर ये बात किया जाए कि इसकी स्थापना आपको 1992 में, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं आपको रेखा शर्मा हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 1954 में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हस्ताक्षरित हुआ। यह भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई के बीच में हुआ था। पंचशील नीति भारत की विदेश नीति का आधार है। तिब्बत मामलों पर भारत और चीन के बीच तनाव दलाई लामा के भारत आने के कारण हुआ। 1959 ईस्वी में तिब्बत के निर्वासित सरकार का मुख्यालय धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। चीन ने पंचशील की अवहेलना करते हुए 22 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण कर दिया। चीन के राष्ट्रपति माओ त्से तुंग जो 1949 से 70 तक रहे, और इनके द्वारा जो है दार्जिलिंग के नक्सलवादी क्षेत्र में जो है चारू मजुमदार एवं कानू सान्याल के नेतृत्व में एमसीसी की स्थापना करवाया गया। और अगला इसमें अब देखते हैं क्वेश्चन ये जो है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एमएस स्वामीनाथन हो जाएगा। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। एमएस स्वामीनाथन राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे, और एमएस स्वामीनाथन ने टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। और जो हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक हमारे यहाँ गेहूं के उपज में हुआ। इसका जो असर है आपको चावल दाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया, और हरित क्रांति के लाभ जो है मुख्यतः बड़े किसानों को ही मिल पाया। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
आंग सान सू की की जो एलएनडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी म्यांमार हो जाएगा। आंग सान सू की का भी अपने देखा पहले क्वेश्चन में कि इसका संबंध म्यांमार से है। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1932 हो जाएगा। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच 1932 ईस्वी में पूना समझौता या पूना संधि किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनके द्वारा सांप्रदायिक पंचायत जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं उसकी घोषणा की गई, जिसके अनुसार भारत में दलितों को बांटने का प्रयास किया गया। गांधी जी ने हिंदुओं को बांटने के विरोध में यरवदा के जेल में आमरण अनशन किया। अंततः 24 सितंबर 1932 को दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट द्वारा दलितों को केंद्रीय विधायिका मंडल एवं विधानसभा में अधिक स्थान दिया गया तथा हरिजन उत्थान के लिए काफी कार्य गांधी जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात हो जाएगा। गिर का जो वन है शेरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में विश्व का सबसे अधिक बाघ है। ये हालांकि उस समय का दिया हुआ है, अभी भी ये आप देख लेंगे जो करेंट डाटा होगा। भारत में सबसे अधिक टाइगर जो है आपको मध्य प्रदेश में इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट की बात अगर पूछा जाए तो अप्रैल 1973 से इसकी जो है शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखिए कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी त्रावणकोर हो जाएगा। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। अवनींद्र नाथ ठाकुर ने बंगाल में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एंड जो गैलरी की स्थापना की। अवनींद्र नाथ ठाकुर के द्वारा जो भारत माता का चित्रण किया गया। लियोनार्डो द विंची के द्वारा द लास्ट सपर एवं मोनालिसा जैसा चित्र बनाया गया और उस्ताद मंसूर के द्वारा जो है बाज का सजीव चित्र बनाया गया था। तो ये कुछ प्रमुख चित्रकार हैं जिसका नाम याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार में बहने वाली नदियों का उद्गम जो है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सोन हो जाएगा। बिहार में बहने वाली नदियों में सोन का उद्गम अमरकंटक से है। सोन नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। सोन का उद्गम और नर्मदा के नदी का उद्गम अमरकंटक में है। सोन की लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन नहर जो है बिहार का सबसे पुराना नहर है। इसका जो निर्माण है आपको 1870 के दशक में हुआ था। कोसी नदी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये गोसाई थान जो नेपाल के जो है नेपाल से निकलती है। कोसी नदी कुर्सेला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी की अगर लंबाई पूछी जाए तो आपको 730 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये मैथ का सवाल है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी ह्वेनसांग हो जाएगा। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जिनके द्वारा जो है ये अध्ययन के साथ साथ यहाँ पे शिक्षक की भूमिका में भी रहे। ह्वेनसांग 629 से 644 तक भारत में रहे। उन्हें नीति के पंडित, यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि के उपाधि से विभूषित किया गया। ह्वेनसांग हर्ष के दरबार में थे। ह्वेनसांग वातापी और कांची भी गए और उन्होंने क्रमशः पुलस्किन द्वितीय और नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में यात्रा की। ह्वेनसांग बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए एवं उसके पुस्तक संग्रह के लिए भारत आए थे। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इब्न बतूता के बारे में पूछा जाए तो ये मोरक्को के निवासी थे। इनके द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक रहला है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें अपने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1929 लाहौर का अधिवेशन। पूर्ण जो स्वराज का संकल्प है कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम मोहम्मद हसरत मोहानी के द्वारा किया गया 1921 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1927 ईस्वी में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में लाने का प्रयास असफल रहा था।
अगर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के द्वारा जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन में पास किया गया, और इसी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये घोषणा किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, और 26 जनवरी को इन्होंने तिरंगा फहराने का अपना जो दृढ़ निश्चय किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि ये रीजनिंग और मैथ का ये सब सवाल है, तो जिसे आप लोग अपने स्तर से ध्यान देंगे। तो कुल मिला के अब ये मैथ और रीजनिंग का ये सब सवाल होगा, और ये इस प्रकार ये पूरे प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो आप सभी जो भी छात्र या फिर जो भी पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो भी प्रीवियस ईयर का पहले ये क्वेश्चन आप बराबर देखें, और इसी के आसपास से क्वेश्चन देखिएगा कि बराबर पूछे जाते रहे हैं। तो आप हर बार प्रयास ये करें कि पहले इसका प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद जो है आप कोई भी नया मॉडल प्रैक्टिस सेट आएगा उसका भी हम इसमें ये करवाएंगे। तो आप जो ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है इसका आप अध्ययन कर लें। उसके बाद जो है नए जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे, या फिर आप बुक से पढ़ना चाहें तो उसका आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इसका हम ये समाप्त करने के बाद हम मॉडल प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। तो अभी तक आप लोगों जो भी इस चैनल पर नए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।